नमस्कार दोस्तों, अपने इंग्लिश की क्लास में अपना जो पैटर्न अभी चल रहा है, देखिए हम लोग जो अपना फर्स्ट यूनिट चल रही है एडजेक्टिव वाली यूनिट में अब तक अपना फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ चुके हैं वो कौन सा है? आर्टिकल टॉपिक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, उसकी स्टडी हम लोगों ने की है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने देखे। उसके बाद इसकी जो सेकंड यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट की, किस नाम से है वो? डिटर्मिनर्स। ये अपना सेकंड यूनिट चल रहा है किस पार्ट का? एडजेक्टिव पार्ट का। एडजेक्टिव पार्ट में 3 यूनिट है आपके सिलेबस में, आर्टिकल भी है, डिटर्मिनर भी है और डिग्री भी है। अभी सेकंड यूनिट चल रहा है अपना। डिटर्मिनर्स यानी अधिकतर संख्या मात्रा बताने वाले शब्द। हम लोग डिटर्मिनर्स में अब तक 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने बात की सम और किसकी? एनी की। ये हमने फर्स्ट बात की। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? ईच और एवरी के बारे में। इन दोनों का हम लोग पहले से ही अध्ययन कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं इन दोनों के, यानी अलग अलग 4 वर्ड हो चुके हैं। फैमिली दोस्त, सम एनी को हमने साथ में पढ़ा, ईच एवरी को हमने साथ में पढ़ा। अब बात करते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी 4 पॉइंट की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए फिफ्थ नंबर आप देखें मच, और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं किसकी? मैनी की। ध्यान से समझें, मच और मैनी की बात कर रहे हैं हम लोग। मच और मैनी जो है, ये एक इनमें से संख्या बताता है और दूसरा इनमें मात्रा बताता है, दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले चीज कि मच जो हमें क्या बताता है? मात्रा को आप जैसे इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखें? क्वांटिटी। रही बात मैनी जो कि क्या बताता है? संख्या मतलब क्या? नंबर। ये तो एक चीज हो गई, ठीक है, कि मच मात्रा बताता है और मैनी संख्या बताता है, ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई। अब बात करते हैं इसके आगे। मच मात्रा तो बताता है, लेकिन किसकी मात्रा बताता है? ये मात्रा बताता है कैसे नामों की, कैसे नाउन्स की? अनकाउंटेबल नाउन्स की, जिनको गिना नहीं जा सकता, उनकी ही क्या होती है? मात्रा। तो मच जो है वो मात्रा बताता है अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिनका 1 2 3 4 नहीं कर सकते, हाँ नापतोल किया जा सकता है। मैनी हमें क्या बताता है? संख्या को आप कहते हो नंबर, और संख्या भी किसकी? संख्या उसकी जो कि कैसा है? काउंटेबल यानी जिसको गिन सकते हैं, और जिसको गिन सकते हैं उसी की क्या होती? संख्या होती है, ठीक है। तो मच अपना मात्रा बताता है, मैनी अपना संख्या बताता है। मच मात्रा किसकी बताएगा? अनकाउंटेबल की, जिसको गिन नहीं सकते, और मैनी संख्या बताता है उसकी जिसको गिन सकते हैं। और ध्यान रखें, मैनी के बाद आप लोग जब भी कोई नाउन लिखोगे वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि संख्या काउंटेबल की ही होती है। तो ये तो इनका बेसिक मीनिंग है। इनका क्या बेसिक मीनिंग है? कि मच जो है वो अपना मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है अनकाउंटेबल की। इधर बात करें मैनी की, तो मैनी जो है हमें संख्या बताएगा। संख्या किसकी होती है? जिसको गिन सकते हैं, और वो भी कैसे रूप में होने चाहिए? प्लूरल यानी कि बहुवचन। जैसे सुने मेरी बात को,
कि अगर मुझे बात करनी है मच की तो मच के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, आप बताएं देखें। तो क्या लगता है मच के बाद क्या सही रहता है भाई? मच के बाद वाटर ठीक रहेगा, बुक ठीक रहेगा या बुक्स ठीक रहेगा? तो अब आपको पता है कि मच हमें मात्रा बताता है, और मात्रा किसकी होती है? क्या किताबों की मात्रा होती है? नहीं। क्या इसकी भी मात्रा? नहीं। मात्रा किसकी होती है? वाटर यानी पानी की। और अगर यही बात की जाए मैनी के बारे में, तो क्या लगता है मैनी के साथ क्या होना चाहिए? मैनी वाटर ठीक रहेगा, मैनी बुक ठीक रहेगा, या फिर मैनी बुक्स ठीक रहेगा? कौन सा इनमें से ज़्यादा बेहतर है मैनी के साथ में? मच के साथ में तो आपने बता ही दिया है, ठीक है। देखें कौन सा आना चाहिए। तो देखिए आपने ये भी बता दिया होगा आंसर कि जैसे मच के साथ वाटर, भाई मैनी आपको संख्या बताता है। क्या संख्या पानी की हो सकती है? नहीं। संख्या बुक की भी हो सकती है, बुक्स की भी, लेकिन मैनी की क्या कंडीशन कि मैनी संख्या बताता है, लेकिन मैनी के साथ जो नाउन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? प्लूरल काउंटेबल। तो क्या होना चाहिए? मैनी बुक्स। मैनी बुक नहीं, बुक तो सिंगुलर है बेटा। तो ये ध्यान रखें कि मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, ये दोनों नहीं आते, और मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल आता है, ये नहीं आते। ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। किसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन? मच और मैनी की, कि मच मात्रा बताता है और मैनी संख्या बताता है, ठीक है। और ये दोनों ही जो है वो ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा मात्रा की बात करते हैं। ये तो परिचय रहा मच और मैनी का। इस चीज़ को आप एक बार वीडियो पॉज करके लिख लें, और उसके बाद इसी पार्ट में आगे बात करते हैं। देखिए इसी के जैसे दो वर्ड्स और हैं, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। सबसे पहली चीज, हम मच मैनी के साथ ही पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी कारण सुने। हम इसलिए इनको साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों भी सेम वही मतलब रखते हैं, सेम वही अर्थ रखते हैं जो इन दोनों का है। ये जो दोनों हैं इनको आप एक ही समझें। ए है तब लोट लिखा, ए नहीं है तब लोट्स लिखा, ए होगा तब लोट्स नहीं होगा, ठीक है। और बिना ए के लोट नहीं आता, ए के साथ लोट रहता है, अकेला लोट्स ऑफ, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये जो दोनों हैं ये हमें संख्या भी बताते हैं और प्लस मात्रा भी बताते हैं। ध्यान से सुने कि यहाँ हमने नीचे दो वर्ड लिखे हुए हैं। दो वर्ड कौन से लिखे हुए हैं? अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। यहाँ मैंने ये कहा कि इन दोनों में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देता है। और बाई चांस अगर ये दोनों एक साथ ऑप्शन में मिले भी तो समझ लो कि ये आंसर नहीं होंगे फिर। तो ये दोनों हमें संख्या भी बता सकते हैं और मात्रा भी। और ध्यान रखें इन दोनों का मतलब इन दोनों के जैसा ही होता है। ये ज़्यादा पानी बहुत सारी किताबें, ज़्यादा पानी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी किताबें, यानी इन जैसा इन दोनों का मतलब है इन दोनों की जगह ये दोनों भी ले सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इनमें कोई अंतर नहीं है,
जहां आप मच की बात करते हो ये दोनों आ सकते हैं, जहां मैनी की बात करते हो ये दोनों आ सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य इनमें ये कह सकते हैं संबंधता हुई कि दिखने में मच मात्रा ये दोनों भी मात्रा बताते हैं, मैनी संख्या ये दोनों भी संख्या बताते हैं। तो अब हमें जानकारी होनी चाहिए कि मच मैनी का यूज कहाँ किया जाए और अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ का यूज कहाँ किया जाए। ये तो सिर्फ इनका मीनिंग हुआ, सिर्फ अर्थ हुआ। अब इनकी कंडीशन कि कहाँ कहाँ इनको यूज किया जा सकता है और कहाँ कहाँ इनको यूज नहीं किया जा सकता, वो हम पढ़ते हैं इसमें आगे। सबसे फर्स्ट बिंदु हम बात कर रहे हैं इनमें जो है डिफरेंसेस की। किसमें डिफरेंसेस की? मच मैनी एक अलग पार्ट है, अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ जो है वो एक अलग पार्ट है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस, कहाँ कहाँ मच मैनी आना चाहिए, कहाँ कहाँ अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ आना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन देखो कि अगर कोई सेंटेंस हुआ नेगेटिव, कैसा हुआ? नेगेटिव, या कोई सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो अगर कोई सेंटेंस नकारात्मक हुआ या प्रश्नवाचक हुआ तो उसमें आप लोग जो है ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे? मच या मैनी। ये सबसे पहली कंडीशन है। क्या है पहली कंडीशन? अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव हुआ या इंटेरोगेटिव हुआ तो सबसे बेहतर उत्तर होगा मच या मैनी। जहां मात्रा की बात करेगा वहां मच आएगा, जहां संख्या की बात करेगा वहां मैनी आएगा। तो वहां फिर हमको कौन से सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इसमें इन दोनों का यूज नहीं करना है। इन दोनों का मतलब हम बात कर रहे हैं अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ की। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए बात हो गई नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर बाई चांस सेंटेंस कैसा है? साधारण सा सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस। देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात तो हो चुकी है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में मच मैनी ही लिखना है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की तो सिंपल सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, अगर उसके पहले पूछे तो हमें आंसर देना होगा मच या मैनी। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में पूछे तो मच मैनी की जगह ज़्यादा बेहतर क्या होंगे? या तो अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। ये थी अपनी दूसरी कंडीशन। क्या है दूसरी कंडीशन? कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस, देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो अच्छे से बता दिया कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो मच और मैनी ही आएंगे, लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग जो है वो मच मैनी लिखेंगे अगर मेन वर्ब से पहले पूछा तो, और मेन वर्ब के बाद में पूछा तो ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ लिखेंगे। तीसरी कंडीशन, अगर किसी भी सेंटेंस में सो एज टू या हाउ लिखा है, क्या क्या लिखा है? सो एज टू और हाउ, और इनके तुरंत बाद में
इनके तुरंत बाद, भले ही वो सिंपल हो नेगेटिव कुछ भी हो, अगर इन शब्दों के तुरंत बाद की बात करते हैं तो हमें मच या मैनी लिखना होगा, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ नहीं लिखेंगे। आगे बात करते हैं। अगर अलग अलग कंडीशन की हम देख रहे हैं, अगर बात करता है कहीं पर टाइम की, टाइम कह दो, समय कह दो, या आप एक अंग्रेजी में वर्ड देखा होगा आपने ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी अवधि। अगर समय की या अवधि की बात करेगा तो आपको याद रखना है उसमें मच या मैनी का ही यूज़ करना है। जैसे आप कहते हो कि कई वर्षों से, बहुत वर्षों से, तो वहाँ ए लॉट ऑफ ईयर्स नहीं आएगा, वहाँ लिखेंगे मैनी ईयर्स। यानी जब टाइम की बात करेगा, अवधि की बात करेगा, वहाँ ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ नहीं लिखेंगे, मच मैनी ही लिखते हैं। यूजुअली वर्षों में मैनी आता है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। देखिए यहाँ छोटे छोटे 3 से 4 पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मच मैनी की, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ की। अच्छे से एक बार इनको नोट डाउन करें, फिर इनको मैं एक एक को रिपीट करके समझा कर फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो थोड़ा सा रिपीट करके फिर चलते हैं आगे। हम आज बात कर रहे हैं मच मैनी की। मच मात्रा बताता है अनकाउंटेबल की, मैनी संख्या बताता है प्लूरल काउंटेबल की। ये दोनों संख्या और मात्रा दोनों बताते हैं। मैच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन ही लिखते हैं, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल ही लिखते हैं। इन दोनों के बाद प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों लिख सकते हैं, यानी ये मिलते जुलते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पढ़ें तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर। क्या क्या है? या तो मच या मैनी, या फिर इन दोनों में से कोई एक। तो देखें ध्यान से। इसके बाद हमने बात की इसमें डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस की बात करते हुए आपको मैंने बता दिया कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव हुआ या इंटेरोगेटिव हुआ तो उसमें मच मैनी आएगा, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ नहीं आएगा। दूसरी बात हमने कही कि अगर कोई साधारण सेंटेंस है और साधारण सेंटेंस के मेन वर्ब के पहले की तरफ पूछ रहा है तो मच मैनी, और मेन वर्ब के बाद में पूछ रहा है तो ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ आएगा। अगला बिंदु, सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, अगर सो, एज टू, हाउ के तुरंत बाद में पूछ रहा है तो हमें वहाँ मच और मैनी ही लिखना है, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो। लास्ट पॉइंट, अगर टाइम की, समय की या अवधि की बात करता है तो वहाँ मच और मैनी ही आएगा, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ नहीं आएगा। तो ये सारी बातें पढ़ते हुए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, मच 1, मैनी 2, और वो दोनों एक ही हैं, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो 3 ऑप्शन और ये कुछ क्वेश्चंस।
तो लिख लें एक बार इन सभी सेंटेंसेस को। और आपको जो है दो अलग अलग कंडीशन बताई है, एक तो मच मैनी का नॉर्मल यूज़ बताया है, और एक अपने इनके अलावा जो दो वर्ड थे लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, इनमें आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस में क्या यूज़ हो सकता है। लिख लें आप एक बार। तो ये लिख लें एक बार सारे सेंटेंसेस, फिर हम अच्छे से डिस्कस करते हैं इनमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा वर्ड आना चाहिए। वीडियो को पॉज कर लें अच्छे से, और पॉज करके फिर आप देखें कि कहाँ कौन सा आंसर सही है। जब तक खुद आप नहीं करोगे तब तक सही गलत का पता नहीं चलेगा। आप लोगों के पास ऑप्शंस दो हैं अलग अलग, दो अलग अलग कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि एक तो अपना पार्ट ये है कि या तो मच लिखें या मैनी। अगर मात्रा की बात करता है तो मच, संख्या की बात करता है तो मैनी। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा हमने बात की अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की। अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ द संख्या मात्रा दोनों बताते हैं। हमने यहाँ कुछ अंतर देखे जो मच और मैनी के बीच में थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके और सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश की होगी। अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं इनके कारण, परिणाम और रिजल्ट के बारे में कि किस में क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का। देखें भाई, पहला, वी डिडंट गेट डैश रेन दिस ईयर। इस वर्ष हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई। देखिए ध्यान से, ये सेंटेंस है नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान होना चाहिए मच मैनी ही आएगा। और रेन बारिश, बारिश की मात्रा होती है। क्या लिखेंगे आंसर? मच रेन दिस ईयर, मच रेन दिस ईयर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, डैश वाटर इज नीडेड टू वॉश द कार। इतना पानी यानी ज़्यादा पानी चाहिए गाड़ी धोने के लिए। ये वाला सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य में मेन वर्ब के पहले, साधारण वाक्य में मेन वर्ब के पहले मच में नहीं आता है और पानी की मात्रा होती है। क्या लिखेंगे आप? मच वाटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। डैश स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। इतने स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है हमने, सेंटेंस सिंपल है। मेन वर्ब से पहले की अगर बात करता है तो मेन वर्ब से पहले सिंपल सेंटेंस में, मेन वर्ब से पहले सिंपल सेंटेंस में मच मैनी ही आता। क्या लिखेंगे आप लोग? मैनी। बात करते हैं आगे। डैश आ स्टूडेंट। देखिए यहाँ एक शब्द आया है आ, और ये अ शब्द जो है ये मैनी के बाद में ही आ सकता है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और मच के बाद में नहीं आ सकता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैनी ए, मैनी यानी बहुत सारे, और मैनी ए मतलब बहुतों में से कोई एक। बात करते हैं अगला। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। ये देखिए प्रश्नवाचक, कि कितनी किताबें हैं आपके पास में। तो कितनी किताबें प्रश्नवाचक वाक्यों में मच में नहीं आता है। किताबों की संख्या है, क्या आएगा? मैनी। अगला भी प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य, हाउ डैश मनी डू यू अर्न अ मंथ। हर महीने आप कितना धन। प्रश्नवाचक है इसलिए मच में नहीं आएगा। मनी धन की मात्रा होती है, रुपए की संख्या होती है, क्या आएगा?
मच। उसने मुझे दी खालिस्तान किताबें, ये सिंपल सेंटेंस है। साधारण में मेन वर्ब क्या है, गैव। साधारण में मेन वर्ब के बाद में अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ आता है, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हो और लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हो। आगे बात करते हैं। आई लव माई मदर, मैं मेरी माँ से प्रेम करता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है। मेन वर्ब के बाद में पूछ रहा है तो अ लॉट ऑफ भी कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ भी। याद रखें, जब सेंटेंस के एंड पर ये लिखे हों तो इनमें ऑफ नहीं आता है, ऑफ के बाद में तो नाउन चाहिए होता है। जब सेंटेंस के एंड में अ लॉट्स ऑफ, लॉट्स की बात करते हैं तो वो ऑफ नहीं लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी बोलते हैं थैंक्स अ लॉट ऑफ, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, थैंक्स अ लॉट, क्योंकि ऑफ के बाद में तो नाउन चाहिए होता है। तो ये इतना ही आएगा। सेम अगला सेंटेंस सेम है, ये भी सिंपल सेंटेंस, लेकिन यहाँ क्या आ गया, सो। और सो एज टू के बाद में मच में नहीं आता। और मैं मेरे बचपन को याद करता हूँ, याद करने की मात्रा सो मच। मैं उससे कई वर्षों से जानता हूँ। कई वर्ष जो है वो अवधि है, ड्यूरेशन है, अवधि के लिए मच में नहीं, और वर्षों की संख्या होती मैनी ईयर्स। बात करते हैं 11 नंबर की। आई डोंट, डोंट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव में मच में नहीं, और मनी धन की मात्रा होती है, क्या लिखेंगे, मच, नेगेटिव में मच। ही हैज़, ये सिंपल सेंटेंस, यही मैन वर्ब, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है। सिंपल सेंटेंस में मैन वर्ब के बाद में अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ आता है। 13 नंबर, क्या क्या वहाँ पर्याप्त दूध है या दूध ज़्यादा है चाय बनाने के लिए, ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक में मात्रा बताने के लिए मच में नहीं आता है। तो आप एक बार अच्छे से इनको लिख लें, आंसर्स को देख लें, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वापस एक बार थ्योरी को देखा जा सकता है। तो सारे पॉइंट्स आपने देखो नोट कर लिए होंगे। बात यह है कि मच मैनी की कंडीशन की हमको जानकारी होनी चाहिए कि मच मैनी इंटेरोगेटिव में आते हैं, सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले भी आते हैं, हर तरह के सेंटेंस में सो एज टू हाउ के बाद में भी आते हैं। हाँ, अ लॉट ऑफ वगैरह का यूज़ कम होता है, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो रही बात मच और मैनी की। हम लोगों ने जो है बात कर ली है टोटल पॉइंट्स जो आज के दिन में, कि मच, मैनी, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, 8th नंबर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 9 नंबर, 9 नंबर में हम बात करेंगे किसकी, इनफ, जिसका हिंदी मीनिंग भी आपने सुना होगा, क्या होता है, पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त। पर्याप्त संख्या होती है कि मात्रा होती है, तो ध्यान दें, ये जो इनफ है जिसका अर्थ पर्याप्त है, ये पर्याप्त संख्या भी बता सकता है और मात्रा भी बता सकता है। यानी ध्यान दें कि ये जो इनफ है, इनफ जो है अपना, ये संख्या और मात्रा दोनों बताता है। संख्या और मात्रा दोनों कैसे, यानी पर्याप्त संख्या भी इसका अर्थ हो सकता है और पर्याप्त मात्रा भी इसका अर्थ हो सकता है, इसका ध्यान रखें आप लोग। तो इनफ नंबर भी इसका मतलब है और इनफ क्वांटिटी भी इसका मतलब हो सकता है। ये तो एक बेसिक पैटर्न है। अब बात करते हैं इनफ के यूज़ की। हमने यहाँ तक ये देखा कि इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त संख्या भी, पर्याप्त मात्रा भी। इसके यूज़ में क्या ध्यान रखना है वो अच्छे से आप देखें कि इनफ का जो यूज़ है,
ये इसका सबसे बेसिक पॉइंट है। क्या बेसिक पॉइंट है कि इनफ जो है वो संख्या भी बताता है, मात्रा भी बताता है। इसका जो यूज है वो नाउन के तो हमेशा करेंगे पहले, नाउन के हमेशा कहाँ होगा, पहले, और एडजेक्टिव एडवर्ब के किधर होगा, आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में। बाद में कैसे, देखिए सुने मेरी बात को ध्यान से, इसको हम समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इनफ की, तो अगर नाउन के लिए इनफ आएगा, नाउन के लिए इनफ आएगा, तो नाउन से इनफ को कहाँ लिखते हैं, पहले। तो नाउन के इनफ कहाँ होगा, पहले। और बात अगर करते हैं विशेषण क्रिया विशेषण यानी एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, तो इनफ कहाँ आएगा, इनके बाद में। ये इसका सबसे बेसिक और मूल पॉइंट है कि ध्यान रखें, नाउन का मतलब पर्याप्त होता है। पर्याप्त संख्या भी बता सकता है, मात्रा भी बता सकता है, लेकिन इसके यूज़ के लिए ये ज़रूरी है कि इनफ नाउन के पहले लिखा जाता है और एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में लिखा जाता है। एक बार ये थ्योरी वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो और फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। चलिए आगे ध्यान से देखें कि हम बात कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन की। इनफ की बात चली है अपने, तो इनफ का यूज़ पढ़ा हमने, यूज़ के बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो देखा। तो हमारे पास अब ऑप्शन कितना है, एक। कौन है, इनफ। पर हर सेंटेंस में आपको ऑप्शन कितने दूंगा मैं, दो। यानी ऑप्शन एक है अपने पास लेकिन ब्लैंक्स दो हैं। आप देखते हैं कहाँ लिखते हैं। बाकी इनफ संख्या भी बताता है, मात्रा भी बताता है, उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस नाउन के पहले और एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में आता है। देखिए ध्यान से, हमारे पास में एक ऑप्शन है वो है इनफ। अब आपके पास हर सेंटेंस में दो दो ब्लैंक्स हैं। आपको देखना है कि इनफ पहले लिखोगे या बाद में। देखते हैं आपके आंसर्स क्या रहते हैं। आप अपनी तरफ से ट्राई कर लो। इनफ किस शब्द के लिए आ रहा है, अगर वो नाउन है तो उसके पहले लिख दो, और एडजेक्टिव एडवर्ब है तो उसके बाद में लिख दो। बस इतना ही रहता है इसका सिस्टम। तो आपने कोशिश की होगी। देखते हैं अब इनका क्या रेस्पॉन्स रहता है आगे। सबसे पहले आई एम डैश ऑल डैश टू वोट। मैं वोट देने के लिए पर्याप्त उम्र दराज हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, समझे। तो बूढ़ा नाम है या विशेषता, विशेषता मतलब एडजेक्टिव। तो इनफ जो है वो एडजेक्टिव के पहले आता है कि बाद में, हमेशा ध्यान दें किधर आता है, पहला आता है कि बाद में। तो एडजेक्टिव एडवर्ब के किधर आता है, बाद में। तो यहाँ देखिए अपना जो आंसर होगा अपना वो इसके बाद में। यहाँ अपन क्या लिखेंगे, इनफ। यहाँ कुछ की जरूरत नहीं है। तो आई एम ओल्ड इनफ टू वोट,
जैसे अगले की बात करते हैं, उधर पर्याप्त किताबें हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन। और जो इनफ है वो नाउन के कहाँ आता है, पहले, एडजेक्टिव एडवर्ब के तो बाद में। तो इनफ कहाँ आएगा, यहाँ, इनफ बुक्स। वह पर्याप्त होशियार है उस पहेली को सुलझाने के लिए। होशियार नाम है या विशेषता, विशेषता मतलब एडजेक्टिव, और इनफ जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में आता है। क्या आएगा यहाँ, इस जगह लिखोगे इनफ। वह दौड़ी या दौड़ा तेज, पर्याप्त तेजी से बस को पकड़ने के लिए। रेन फास्ट, रेन के लिए यानी इस क्रिया के लिए आ रहा है, ये एडवर्ब है और एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद में आता, तो हम लिखेंगे फास्ट इनफ। अगले बात करते हैं, मेरे पास पर्याप्त धन है इस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो धन जो है वो नाउन है, नाम है, इसके किधर आएगा, पहले। तो अच्छे से देखें, एक बार इनको स्टडी करें। हम लोगों ने आज जितना भी पार्ट पढ़ा है उसको अच्छे से दोबारा रिवाइज करें। इनफ के यूज़ की बात कर रहे थे, इनफ संख्या भी बताता है, मात्रा भी बताता है, लेकिन हमारी जो बात थी वो ये कि इनफ नाउन के पहले आता है और एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में आता है। तो ये था हमारा ग्रामर वाला पार्ट। चलते हैं आगे वर्ड मीनिंग्स की ओर। डेली आपको ध्यान है कि हमारा जो है ग्रामर के साथ साथ वर्ड मीनिंग का सेक्शन भी चलता है। हम रोज़ वन वर्ड लिखते हैं, ग्लोसरी लिखते हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड लिखते हैं और इडियम फ्रेजेस भी लिखते हैं, क्योंकि उतना ही ज़रूरी है जितना कि ग्रामर है। ग्रामर आधा इंग्लिश, बाकी की आधी इंग्लिश वर्ड मीनिंग है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रोज़ लिखते हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। आज वो वन वर्ड्स लिखेंगे जिनके एंड में लिखा आता है वोरस, और वोरस का मतलब होता है कोई ना कोई तरह का भोजन खाने वाला। अंग्रेजी में कह देते हैं ईट्स या फीड ऑन। तो वही डेली के 5 वर्ड। तो ये 5 वर्ड हैं। देखिए वोरस का मतलब है किसी तरह का भोजन खाने वाला। सबसे पहले कार्निवोरस। कार्निवोरस जो क्या खाता है, मांस या फ्लैश कह दो या मीट कह दो, फ्लैश या मीट खाने वाला मांसाहारी। फ्लैश को भी मांस बोलते, मीट को भी। अगला है फ्रूसी, फ्रूट से फ्रूट, फ्रूट, फल खाने वाला फलाहारी, फ्रूट खाने वाला फलाहारी। अगला है ग्रामीणी वोरस, ग्रा, ग्रा से ग्रास, घास खाने वाला, घास खाने वाला ग्रामीणी वोरस कहलाता। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है सब या सभी। तो ओमनी वोरस जो क्या खा लेता है, सब कुछ, सब तरह की चीज़ें जो खा लेता है, जिसको हिंदी में आप सर्वाहारी भी कहते हैं, सर्वाहारी। कैनिबल थोड़ा सा अलग है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 5 नंबर पर। कैनिबल जो खाता है क्या, ह्यूमन फ्लैश, मानव का मांस खाने वाला। तो ये ध्यान से देखें, मानव का मांस खाने वाला कैनिबल, सब कुछ जो खा सके वो ओमनीवोरस, घास खाने वाला ग्रामिनीवोरस, फल खाने वाला फ्रूजीवोरस और मांस खाने वाला कार्निवोरस। अच्छे से इनको पढ़ते जाएं रेगुलर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। ये हमारा वन वर्ड का था। अब हमारा सेक्शन होगा ग्लोसरी, जो कि रोज 5 लिखते हैं।
तो ये 5 अपने ग्लोसरी है कार्यालय पारिभाषिक शब्दावली, जो कि सभी कक्षाओं में हम लिखते हैं। देखिए एडवोकेट यानी तो क्या होता है, अधिवक्ता, और जनरल लगाते ही अगर किसी शब्द के साथ हम लोग जनरल लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा महा। जैसे एक तो अकाउंटेंट होता है और अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार, ठीक वैसे ही एडवोकेट यानी तो अधिवक्ता और एडवोकेट जनरल क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, और इंस्पेक्टर जनरल क्या हो जाएगा, महानिरीक्षक। डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक, डायरेक्टर का क्या मतलब रहता है, निदेशक, और उसके आगे क्या लगा, जनरल, क्या हो जाएगा ये, महानिदेशक। लाइजन, उसके लाइजनिंग बहुत अच्छे हैं। लाइजन यानी होता है किसी से संबंध मान लीजिए या संपर्क बहुत अच्छा है, वो लाइजनिंग होती है, जैसे संबंध या संपर्क। और एक है एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट तो आप जानते होंगे, वयस्क जिसको बोलते हैं, वयस्क, और फ्रेंचाइज होता है मताधिकार, वयस्क मताधिकार। जैसे जिनकी एज 18 हो जाती है उनको वोट देने का अधिकार है, कि ये विशेष अधिकार है, उसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। अच्छे से देख लें इनको, रूटीन लिखें, जितनी क्लासेस होती है डे बाय डे इनको आप लिखा करें, क्योंकि केवल ग्रामर से इनका कुछ नहीं बनना। केवल ग्रामर तो आपको जो है अधूरा ज्ञान दे पाती है। ग्रामर के साथ इन वर्ड्स मीनिंग्स को डेली आप लिखें, तभी अपना काम बनेगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगला हमारा जो पाठ होता है रोज का, वो है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। हियर का क्या मतलब होता है, सुनना। और इसी के जैसा एक वर्ड और कौन है, लिसन। लिसन यानी क्या हुआ, ध्यान से सुनना। गेओल, GAOL, गेओल, जेल। एक ऐसा ही वर्ड होता है गोल। गोल यानी तो आप जानते होंगे, सबके जीवन के अपने अपने गोल हैं, लक्ष्य हैं। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है प्रथा कह दो या रीति रिवाज कह दो। लेकिन अगर इसकी बात करें कस्टम्स की, तो कस्टम्स होता है सीमा शुल्क कह दो, सीमा कर कह दो, ये एक तरह का टैक्स होता है। लिख लें इनको अच्छे से। किसी भी चीज को रूटीन में ही सीखा जा सकता है, दूसरा कोई इलाज नहीं। वर्ड मीनिंग को ग्रामर की तरह नियमों से याद नहीं करना है, डे बाय डे थोड़े थोड़े से इनको जो है रूटीन में याद करने हैं। बात करते हैं आगे। हमारा डेली का 4 पार्ट होता है वर्ड मीनिंग का, ये था तीसरा। आपको जो भी कहीं कुछ लिखना है वीडियो को पॉज कर लिया करें, उसके बाद लिखा करें। इसके अलावा हमारा एक पार्ट होता है, आपको ध्यान हो, कहावत, मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी हम डे बाय डे 5 by 5 लिखते हैं। एड फ्यूल टू फायर, पहले एक बार अच्छे से लिख लें, फिर एक एक को डिस्कस करते हैं।
bolt from the blue. Cry for the moon. Make an unreasonable demand. Draw a line. Set a limit. Apple of discord. पहले एक बार वीडियो जो है आप लोग पोज करके लिख लें, फिर बात करते हैं इनके मीनिंग्स की, इनके जो है हिंदी मीनिंग को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इनको पहले समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा है एड फ्यूल टू फायर। फ्यूल यानी क्या? तेल या घी, ईंधन जो जलता, ज्वलनशील, किसमें डालना? आग में। हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब क्या है? किसी चीज को और खराब, मतलब एक तो वैसे ही खराब है, उसको और क्या कर देना? खराब करना। तो टू मेक थिंग्स, चीजों को करना। वर्स, वर्स किसका रूप है? बैड का। कि चीजों को और बिगाड़ना, कि कहीं पर जब नॉर्मल बात चल रही थी तो उसको झगड़े में परिवर्तित कर दिया, यानी वो आग तो लगी रही थी, उसमें और क्या डाल दिया? घी। उससे वो आग जो है और भड़क गई, यानी किसी चीज को और खराब करना। आगे है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट का वैसे मतलब गर्जना, बिजली की गड़गड़ाहट भी होता है, पेच कसते हैं वो भी होता है, और द ब्लू यानी ये ब्लू कलर यानी समुद्र की। तो समुद्र में गर्जना यानी अ सडन इवेंट। सडन इवेंट यानी अचानक कुछ घटना घटना, या फिर अचानक किसी मुसीबत का आना। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर भी कह सकते हैं। ऐसी कोई दुर्घटना बोल दीजिए, ऐसी कोई विपदा, ऐसी कोई प्रॉब्लम बोल दीजिए जिसकी कल्पना आपने नहीं की हो, यानी आप ये कह सकते हो अचानक आया हुआ संकट, अचानक आई हुई विपदा। अब बात करते हैं आगे। क्राई यानी रोना। क्राई यानी रोना। किसके लिए रोना? चांद के लिए। अब आपको पता है कि चांद के लिए रोने से क्या होगा? चांद तो हासिल नहीं होने वाली चीज है, चांद को कोई तोड़ कर थोड़ी लाया जा सकता है। तो क्राई फॉर द मून का मतलब है असंभव सी डिजायर करना, असंभव जैसी चीज की डिमांड करना। क्या कहा यहाँ? बनाना एक अनरीजनेबल डिमांड। अनरीजनेबल का मतलब जो तार्किक ही नहीं, ऐसी डिमांड करना कि तुम उड़कर दिखाओ, पक्षी बनकर दिखाओ। तो ये क्या है? ऐसी डिमांड है जो पूरी होना संभव नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि असंभव प्रयास करना, ऐसी चीज की कोशिश करना, उसके लिए सोचना जो संभव नहीं है। बात करते हैं आगे। ड्रा, खींचना। क्या खींचना? एक लाइन। लाइन खींचने का क्या मतलब है? अपने लिए हद तय करना, मर्यादा तय करना, एक लिमिट तय करना। सेट ए लिमिट, एक अपने लिए लिमिट तय करना। एप्पल किसी व्यक्ति के लिए भी आ सकता है, वैसे सेव होता कोई रीजन देर का। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, विवाद कह सकते हैं, कलह कह सकते हैं। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? कोज, कारण। किसका? लड़ाई का, झगड़े का कारण, राड़ की जड़। डिस्प्यूट, विवाद, विवाद का कारण। ठीक है, तो अच्छे से इनको एक बार देख लें। हम वापस इनका मीनिंग बता रहे, आप वीडियो को पॉज करके पहले इनको लिख लिया करें, और जब इनका मीनिंग समझाऊं तब इनकी हिंदी मीनिंग भी ज़रूर आप नोट करें। या तो इंग्लिश में करना होगा,
पर हिंदी से थोड़ा लिंक रहेगा तो ये थोड़े ज़्यादा ध्यान रहेंगे। फर्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब है आग में घी डालना, किसी बात को और बिगाड़ना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अचानक आई हुई विपदा, अचानक आया हुआ जो है संकट। क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोना, यानी असंभव की कोशिश करना, ऐसी कोई डिमांड करना जो रीजनेबल नहीं, जो तार्किक नहीं, जो होने वाली नहीं है। ड्रा अ लाइन, लाइन खींचने का मतलब मर्यादा तय करना, अपने लिए एक लिमिट तय करना। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी लड़ाई का कारण, कोज कारण लड़ाई का। तो ये अपनी आज की कक्षा रही। हमारा जो डिटर्मिनर पार्ट चल रहा है इसमें हम लोगों ने 8 वर्ड्स यानी इनफ के साथ 9 वर्ड्स पढ़ लिए हैं। अभी इसमें और भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल हो गया, आइदर नाइदर है, बहुत है, नन है। इन सबको हम अच्छे से स्टडी करते जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखें, कंटिन्यूटी अपनी ग्रामर के साथ साथ वर्ड मीनिंग्स को भी प्लीज़ मेंटेन करके रखें। थैंक यू।